और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो फिजिक्स का ये ब्रांच है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इसका मतलब इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स मीन्स स्टेशनरी, मीन्स एट रेस्ट। तो जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसलिए हमने लिखा इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसका मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब जब चार्ज स्टेशनरी है तो हम लोग क्या क्या पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर हमने और करके लिखा है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। इसका मतलब क्या है कि सिंपली हम लोग ये एज्यूम कर ले कि दो चार्ज है वो स्टेशनरी है। सपोज यहां पे एक चार्ज लिया Q1, इसके नियर बाई अनदर चार्ज Q2। अब इन दोनों में हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ रखा है कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यदि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। अब एक पर पॉजिटिव हो जाए और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन, इस दोनों पैरामीटर को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो इससे हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अब सेकेंड पार्ट, इस Q1 को और Q2 को एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमने रखा। Q1 ने Q2 पर एक फोर्स एक्सर्ट किया और ये इतने स्पेस तक फोर्स एक्सर्ट किया। तो जितने स्पेस तक ये फोर्स एक्सर्ट करेगा ये स्पेस फील्ड से रिप्रेजेंट होगा। इसलिए हम लोग यहां पर फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्पेस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन, यदि इस चार्ज Q2 को हम रिप्लेस करके या इसको एक एडिशनल वर्क करके यहां पर प्लेस कर दे तो एक अमाउंट ऑफ वर्क होगा और इस अमाउंट ऑफ वर्क को पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए हमने यहां पर लिखा इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। अब इसको फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। हमने क्या कहा यहां पर? हमने कहा कि सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। अब ये सपोज Q1 चार्ज है, Q1 ने इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया इतने स्पेस तक, तो ये जो स्पेस है ये फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला हम लोगों ने फोर्स पढ़ा, दूसरा क्या? फील्ड। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके नियर बाई कहीं पर भी एक अनदर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अमाउंट ऑफ वर्क या आपने एक एडिशनल वर्क किया और इसको इस पॉइंट पर ले आए। पहले सपोज ये R1 पे था, अब आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 या डिस्टेंस को आपने डिक्रीज कर दिया। इसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क है
और उसी अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज की बात करेंगे तो ये पोटेंशियल कहलाएगा। इसलिए यहां पर हमने ये लिखा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेशनरी चार्जेस। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझा। नेक्स्ट हम लोग अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले कौन सा फोर्स इन दोनों चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यह पढ़ा कि बेसिकली हम फोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक फोर्स और फोर्थ वन न्यूक्लियर फोर्स। अब यहां पर 4 फोर्स है। अब इस 4 फोर्स में कौन सा फोर्स दो चार्ज के बीच में एग्जर्ट करेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे सपोज हमने लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस हमने सपोज 1 मीटर रखा। अब इसमें से कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एग्जर्ट होता है। इधर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन दोनों के बीच एग्जर्ट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स यूज नहीं होगा। वीक फोर्स, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का फॉर्मेशन और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन है, तो यहां पर मैग्नेटिक, जब चार्ज मोशन में रहेगा तभी मैग्नेटिक की बात हो गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 टू द पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 का होल स्क्वायर, और इसके बीच का डिस्टेंस 1 डाल दिया। अब ये वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 5.5 और करीब करीब 73 10 टू द पावर -73 न्यूटन आ जाता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इमेजिन करो कि यदि दो चार्ज के बीच में इतना कम फोर्स लगेगा तो आप फोर्स को फील भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि सपोज हम मान लो दो स्टेशनरी चार्ज है, उसके बीच के इंटरेक्शन को हमको मेजर करना हो तो इतना फोर्स से आप मेजर कर पाएंगे? नहीं, ये इम्पॉसिबल। बहुत लिस्ट है, बहुत कम है, बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्ट होगा, इसका मतलब यहां पर मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएंगे। इसलिए इस फोर्स को हमको दो इलेक्ट्रॉन के बीच के इंटरेक्शन को देखना है, तो इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, जिसका वैल्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर चार्ज Q1 Q2 R, जो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, अल्फा पार्टिकल होंगे, ड्यूट्रॉन होगा, उसके बीच का डिस्टेंस होगा। और ये K का वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये 9 × 10 टू द पावर 9, यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई R स्क्वायर। इस फोर्स से हम लोग दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के इंटरैक्शन को मेजर करेंगे। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वही हमने यहां पर इस चीज को डिटेल्स में लिखा है कि फोर्स का वैल्यू आ गया 5.5 × 10⁻73 न्यूटन। अभी हमने कैलकुलेट किया आपके सामने। अब इस फोर्स से तो आप फील नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या लिखा? द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between electrons cannot be explained by the presence of gravitational force। आप ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है
Thus we conclude that there must be another force with which particles are interacting. This new force is called electric force, जिसका वैल्यू अभी जस्ट हमने आपको लिखा है। हम लोग 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 मतलब Q इलेक्ट्रॉन के लिए ये यूज कर लेंगे। और यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी कौन हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। इसलिए यहां पर इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज वही रोल प्ले करेगा जो मास ने ग्रेविटेशनल फोर्स में किया था। इसका मतलब मास को हम लोग चार्ज से रिप्लेस कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हम लोगों ने ये सीखा कि अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल होगा और वो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं जब चार्ज स्टेशनरी होगा। जब भी स्टेशनरी चार्ज की बात करेंगे, सिंपली मान लो हमने दो चार्ज, एक Q1 Q2 है, ये दोनों स्टेशनरी है। इसका मतलब जब भी स्टेशनरी होगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। अब ये चार्ज मोशन में आ जाए, सपोज ये Q1 है, Q1 का मोशन, इसका वेलोसिटी V1, अनदर चार्ज Q2, इसका वेलोसिटी V2। तो इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को हम मेजर करेंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे कि आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहां पर चार्ज का भी कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाए, हिस्ट्री क्या है चार्ज का, हिस्टोरिकल व्यू क्या है। तो अराउंड 600 BC आप जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट, हम लोग AD लिखते हैं। तो 600 BC में थेल्स एक ग्रीक फिलोसफर, और ग्रीक में एक प्लेस है माइलेटस, वहीं से ये बिलोंग करता था। उसने देखा कि एक अंबर जो कि येलो रिसाइनस सब्सटेंस है, इस अंबर को उसने एक वुलन क्लॉथ, ये वुलन क्लॉथ है, इसको उसने रब किया एक दूसरे से। तो इस अंबर पर एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप कर गया। जब इसने इस अंबर को इस वुलन क्लॉथ के साथ रब किया, रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो इसमें एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ गया। इसने स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स, लाइट फीदर्स, जो बर्ड्स के पंख होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, स्ट्रॉ, भूसा जिसको कहते हैं, ये सब को इसने अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रीफाई हो गया। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट पे हम लोग आ जाए, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो ये ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। अब किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव चार्ज है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो रब करने के बाद देखा कि ग्लास रॉड पर भी एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी हो गया। अब ये ग्लास रॉड के नियर यदि हमने एक ग्लास रॉड के नियर, ये ग्लास रॉड है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर गया। इसके नियर यदि स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो इसको भी ये अट्रैक्ट करने लगेगा। इसमें भी एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप किया। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रीफाई हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब किया। ये कॉम है, ड्राई हेयर के साथ रब किया।
अब ड्राई बाल जो है वो गीले नहीं होने चाहिए, ड्राई कंडीशन, तभी फ्रिक्शन होगा, तभी रबिंग होगा। तो ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहां पर भी हमने स्लाइड में दिखाया। तो कॉम भी इलेक्ट्रीफाई हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने तीन सब्सटेंस यहां पर देखा। एक पहला देखा अंबर, दूसरा हमने क्या देखा ग्लास रॉड, और तीसरा क्या देखा कॉम। इसका मतलब अंबर, ग्लास रॉड, कॉम, तीनों सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाई हो गए। अब इसके टुवर्ड्स या ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब ये तीनों इलेक्ट्रीफाई हुए। तो सबसे पहला नाम क्या आया एंशियंट नेम क्या हुआ अंबर। एम्बर कहां से आया, तो अंबर येलो रेसाइनस सब्सटेंस था जिसको हमने वुलन क्लॉथ के साथ रब किया। तो ये अंबर इसी का ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन जो के से रिप्रेजेंट होता है, और ये अंबर। इसका मतलब यदि हम एंशियंट नेम यदि बात करें तो एंशियंट नेम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो एक हमारा सब्सटेंस हो गया रेसाइनस और दूसरा बन जाएगा विट्रस। इसका मतलब आपसे पूछा जाए व्हाट आर द नेम्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, तो नेगेटिव चार्ज के लिए रेसाइनस और पॉजिटिव चार्ज के लिए विट्रस। तो ये हमारा एंशियंट नेम हो गया। तो जब भी आपसे एंशियंट नेम पूछा जाए तो ये होगा, और मॉडर्न ईरा में रेसाइनस को नेगेटिव और विट्रस को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो यह हम लोगों ने चार्ज और फिर कैसे चार्ज का फॉर्मेशन ये पढ़ा। अब ये मैकेनिज्म क्या है कि कैसे एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। वही एग्जाम्पल, ये ड्राई हेयर और कॉम दोनों को रब किया। अब रब करने से क्या होगा, किससे किससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। सपोज इस सब्सटेंस को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर दें, ये ए है और ये बी सब्सटेंस। हर सब्सटेंस का अपना वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन जिसको कि हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहेंगे। अब इस दोनों में से वर्क फंक्शन क्या है। सबसे पहला, जब दो सब्सटेंस को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर वर्क फंक्शन से लार्जर वर्क फंक्शन की तरफ होता है। तो लोअर वर्क फंक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे वो लोअर वर्क फंक्शन होगा। अब ड्राई हेयर और कॉम, तो ड्राई हेयर लूजली बाउंडेड है। क्यों, हेयर का शेप बदल जाता है। आप कंघी कर रहे हैं, हमारे तो सर पे थोड़े थोड़े बाल कम है, आपका डेंसिटी ज्यादा होगा, आप यंग है, तो जब आप रब करते हैं तो उस कंडीशन में देखा नहीं लड़कों को खड़े खड़े बाल बना लेते हैं, जैसे लगता है कि नाइजीरिया से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं। ठीक है, तो वो बाल का शेप बदल जाता है, इसका मतलब वो लूजली बाउंडेड है। और कॉम क्या है, उसके स्पाइक्स हार्डर होते हैं, वो स्ट्रांगली बाउंडेड है। इसलिए जब भी रब करेंगे दोनों को तो चार्ज का ट्रांसफर लोअर वर्क फंक्शन से हाइयर होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, लोअर वर्क फंक्शन कौन है भाई, ड्राई हेयर। तो इसका मतलब ए का वर्क फंक्शन यदि हम फाई ए इससे रिप्रेजेंट कर दें और इसको फाई बी से,
इसका मतलब फाई ए लेसर देन फाई बी, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इससे इसमें होगा, इसलिए ड्राई हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉम पर नेगेटिव चार्ज। रीजन क्या? अभी जस्ट ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, और ये एक्सेप्टर है, गेनर है, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो कॉम पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। अब इस कॉम को हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएं, ये कॉम के स्पाइक्स हैं। अब इसको इस पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन, और इसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएं तो इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही मैकेनिज्म है, हमने यहां लिखा भी देखिए, व्हेन वी रब टू सब्सटेंसेस अगेंस्ट ईच अदर द एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। दोनों के बीच जो फ्रिक्शन हो रहा है उसी के लिए एनर्जी यूज हो रहा है, और ये जो एनर्जी यूज होता है वो वर्क फंक्शन के फॉर्म में, और एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जो चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं कहां से कहां? लेस टाइटली बाउंड मींस लोअर वर्क फंक्शन से लार्जर वर्क फंक्शन की तरफ, और जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन, और जिसने एक्वायर किया उसको हम लोग, या जिसने गेन किया उसको हम लोग, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा किस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आ जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन टर्म समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म। यही हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को कॉम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब पहला मेथड जो चार्जिंग का, हम लोगों ने पहला क्या मेथड पढ़ा? हम लोगों ने अंबर को वुलन क्लॉथ के साथ रब किया। तो जैसे दो सब्सटेंस को हम लोग रब कर रहे हैं, ये सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी, इसको रब किया तो एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब आपसे पूछा जाए व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो पहला फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब व्हेन वी रब टू सब्सटेंसेस अगेंस्ट ईच अदर, यदि दोनों को हम एक दूसरे के साथ रब करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो पहला मेथड हम लोगों ने चार्जिंग का फ्रिक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट मेथड आ जाए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इट इज द टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन, ये परमानेंट नहीं होता। जैसे कॉम है, कॉम को हम लोग ड्राई हेयर के रब करते हैं और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन उस पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप कर जाता है। तो वही इट इज द फेनोमेनन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस appear at the nearer end and similar charges appear at the farther end। कहने का मतलब सिंपल है कि जब आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नियर लाओगे तो अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट चार्ज नियरर फेस पर हो जाएगा और सिमिलर चार्ज दूर फार्दर फेस पर होगा। तो जैसे एक आपने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड को ला रहे हैं किसी अनचार्ज के नियर, तो ये अनचार्ज है, इसके नियर आप ला रहे हैं। तो इंडक्शन क्या कहता है कि इसके नियरर एंड पर अपोजिट चार्ज डेवलप करेगा और फॉर्दर एंड पर सिमिलर चार्ज। तो देखते हैं क्या हो रहा है भाई, देखिए वैसा ही हो गया, इसके नियरर एंड पर अपोजिट चार्ज और फॉर्दर एंड पर सिमिलर चार्ज डेवलप कर गया। अनदर एग्जाम्पल, यदि आपने निगेटिवली चार्ज रॉड को लाया और अनचार्ज बॉडी, क्या होगा? इसके नियर फेस पर अपोजिट चार्जेस मतलब पॉजिटिव, और फॉर्दर एंड पर क्या होगा? सिमिलर चार्जेस मतलब नेगेटिव। तो इस तरह से चार्ज का इंडक्शन आपने पढ़ा। तो ये सेकेंड प्रोसेस हो गया।
थर्ड प्रोसेस, अब इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको यह बताना है कि कैसे हम लोग अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं। तो जैसे हमने दो अनचार्ज स्फीयर लिया, इसको हम माउंट कर देते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं। तो माउंटिंग हमने नहीं शो किया, हमने सिर्फ दो अनचार्ज बॉडी को शो किया। अब इस पर हमको चार्ज लाना है, इंडक्शन प्रोसेस से ले आएंगे। तो इसके नियर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाएंगे। चार्ज रॉड को इसके नियर लाया, क्या होगा सोचिए आप। नियर एंड पर क्या होगा, अपोजिट चार्जेस। फॉर्दर एंड पर क्या होगा, सिमिलर चार्जेस। तो नियर एंड पर देख लीजिए नेगेटिव चार्जेस, फॉर्दर एंड पर पॉजिटिव चार्जेस। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे आप, ब्रिंग टू अनचार्ज बॉडी माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ब्रिंग अ चार्ज्ड मेटल रॉड या पॉजिटिवली चार्ज मेटल रॉड। ड्यू टू इंडक्शन द नियरर फेस ऑफ स्फीयर becomes negatively charged and farther face of sphere becomes positively charged. थर्ड स्टेप, हमने इसको होल्ड करके रखा और इन दोनों स्फीयर को थोड़ा दूर कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्जेस जो एपियर हुए हैं, जो टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन है, वो वैनिश ना हो, इसलिए हम इन दोनों को थोड़ा दूर कर देते हैं। तो स्टेप 3, होल्डिंग द चार्ज रॉड एंड सेपरेट द टू स्फीयर्स क्वाइट अपार्ट। थोड़ी दूर पे कर दिया। अब फोर्थ स्टेप में क्या किया हमने, इस चार्ज रॉड को रिमूव कर दिया। ठीक, रिमूव द चार्ज रॉड सो दैट चार्जेस ऑन द स्फीयर्स रीअरेंज देमसेल्व्स। जैसे आप उसको रिमूव कर दोगे चार्ज रॉड को, ये थर्ड स्टेप में जो चार्ज रॉड था इसको आपने रिमूव कर दिया, तो चार्जेस इसके इस एंड पर थे, इस एंड पर थे, अब ये अपने आप को रीअरेंज करने लगेगा। अब रीअरेंज किया तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये नियरर है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा दूर कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, थोड़ा दूर कर दिया, जिसके कारण से एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि जब भी आप उसको एडिशनल चार्ज देते हैं तो वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे इंटायर सरफेस पे। तो यहां पर हमने क्या किया, नाउ सेपरेट द टू स्फीयर्स क्वाइट अपार्ट सो दैट द चार्जेस ऑन द स्फीयर्स गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस। पूरे सरफेस पर यह रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंडक्शन मेथड से हम लोगों ने अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, अब एक मेटल स्फीयर है, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना विदाउट टचिंग इट, ये हमारा क्वेश्चन है। टच नहीं करना है। फिर वही एक अनचार्ज बॉडी, ब्रिंग एन अनचार्ज बॉडी। फिर इसके नियर हमने क्या लाया, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड, चूंकि पॉजिटिवली करना है तो नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया। अब नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और वो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब अर्थिंग हम लोग कहते हैं। ग्राउंडिंग और अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी बॉडी अपने चार्ज का शेयरिंग अर्थ के साथ करता है। इट इज द प्रोसेस in which a body shares its charges with the earth or ground.
अर्थ और ग्राउंड के साथ अपने चार्ज का शेयरिंग करेगा। जैसे एक एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, इसको ग्राउंड कर देंगे तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हम लोग एज्यूम करते हैं कि जीरो होता है, अर्थ एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। अब यदि किसी बॉडी के ऊपर एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, इसको हम ग्राउंड कर देंगे तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अर्थ में हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग ग्राउंडिंग और अर्थिंग कहते हैं। तो जब भी किसी भी कंडक्टर के एंड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एडिशनल हो जाए तो हम उसको ग्राउंडिंग करके रिमूव कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस से हम लोग यहां पर इसको चार्ज करेंगे। हमने क्या किया, पहला रिपीट कर रहे हैं, अनचार्ज बॉडी, इसके नियर हमने क्या लिया, नेगेटिवली चार्ज रॉड। अनचार्ज के नियर लाएंगे तो उस कंडीशन में नियरर एंड पर पॉजिटिव चार्ज, फार्दर एंड पर नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, यहां पर अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इसे हमें रिमूव करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है कि आप इसको पॉजिटिवली चार्ज करें। तो हम इस पर जो नेगेटिव एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इसको हम ग्राउंड कर देंगे। तो इसको जैसे ही ग्राउंड किया, रिपीट कर रहे हैं, देखिए ग्राउंड जैसे करेंगे चार्ज वैनिश हो गया। अब इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में रिमूव द कनेक्टिंग वायर, इसको रिमूव कर देंगे और इसको होल्ड करके रखेंगे। अब फिर इसको रिमूव कर देंगे तो रिमूव करने से क्या होगा, इस पर जो चार्जेस हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। तो इस तरह से फाइनली हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज मिल गया। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज करना है। तो जो चार्ज हमें चाहिए उसी का अपोजिट बिहेवियर का रॉड लाएंगे। तो इसके नियर हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया और इसके नियर जब जैसे ही लाएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज और फॉर्दर एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। फिर हमने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज करना है तो ग्राउंड कर देंगे। अब जैसे ही इसको अर्थ करेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर देंगे, किसको, कनेक्टिंग वायर को। इस कनेक्टिंग वायर को रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही रिमूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको अब रिमूव कर देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इंडक्शन प्रोसेस से तीनों एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब ये जो चार्ज इंड्यूस होता है वो इंड्यूस चार्ज का हमने एक फॉर्मूला लिखा है। ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं क्यू डैश है और ये इनिशियल चार्ज, हम लोग इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और ये जो चार्ज है वो इनिशियली जो रॉड, जो चार्ज हम लोगों ने डेवलप किया या जो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को नेगेटिवली चार्ज रॉड को ला रहे थे उस पे जो चार्ज था। अब यहां पर ये के टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर तीन सब्सटेंस के लिए सपोज हम लिख रहे हैं तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1 होता है। कंडक्टर के केस में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। वाटर के केस में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80 अप्रॉक्सीमेटली। अब मान लिया हम एयर में चार्ज क्या इंड्यूस होता है, इस चीज को देखते हैं।
क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, 1 माइनस के का वैल्यू 1 डाल दे, तो 1/1 1, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब एयर में किसी तरह का इंडक्शन नहीं होता है। अब आ जाए कंडक्टर के केस में, देख लें। कंडक्टर के केस में क्यू डैश माइनस क्यू, 1 माइनस 1/के की जगह पर इंफिनिटी डालते, 1/इंफिनिटी 0। इसका मतलब कंडक्टर के केस में माइनस क्यू जो इनिशियल चार्ज प्रेजेंट होगा बॉडी पर, जस्ट उसका अपोजिट। इसलिए हम लोग जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड ला रहे थे तो ड्यू टू इंडक्शन इस पर नेगेटिव चार्ज और इसके फादर एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। ये ड्यू टू इंडक्शन ही पॉसिबल है। चलिए, तो ये हम लोगों ने इंडक्शन प्रोसेस भी पढ़ लिया। तो दो प्रोसेस पढ़ा चार्ज का, एक पहला फ्रिक्शन जिसमें रब किया था, दूसरा इंडक्शन, और तीसरा प्रोसेस है कंडक्शन। कहता है कि दो कंडक्टर, एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज्ड, इन दोनों को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो जो चार्ज का ट्रांसफर होगा उसी को, या चार्ज का जो शेयरिंग होगा उसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। अब इसमें जैसे मान लो एक चार्ज Q है और दूसरा अनचार्ज्ड है Q0, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने। अब जब कनेक्ट किया तो चार्ज का शेयरिंग होगा, तो Q प्लस 0/2, इट मीन्स Q/2। इसका मतलब इस पर चार्ज Q/2 मिल जाएगा और इस पर भी चार्ज Q/2 मिल जाएगा। तो इस तरह से चार्ज का शेयरिंग हो जाएगा। तो तीन प्रोसेस, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन, तीन प्रोसेस से हम लोग इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रोसेस हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, तो पहला प्रोसेस फ्रिक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन। अब आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहला बहुत सिंपल, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहां पर यूनिट है, तो यूनिट हम लोग जो यूज करते हैं वो दो तरह का यूज करते हैं। कॉमन यूनिट तो सिस्टम डी इंटरनेशनल SI यूज करते हैं, तो यहां पर MKS और CGS। तो MKS में कूलम लिखते हैं। अब CGS है, तो CGS के दो कॉमनली यूनिट, एक को हम लोग ESU कहते हैं, एक को हम लोग EMU कहते हैं। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी लिखेंगे तो वो स्टैट कूलम होगा, या हम लोग इसको फ्रैंकलिन भी लिखते हैं। और EMU जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम लोग एब कूलम्ब लिखते हैं। अब यहां पर इन में जो रिलेशनशिप है, 1 कूलम को हम लोग 3 × 10⁹ स्टैट कूलम लिखते हैं, या आप इसको 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं, और ये 1/10 एब कूलम के इक्वल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। तो यहां पर आपसे एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अभी आपने क्या देखा, स्टैट कूलम, स्मॉलेस्ट यूनिट।
और यदि लार्जेस्ट यूनिट की बात करेंगे तो लार्जेस्ट यूनिट हम लोग यूज करते हैं फैराडे, और 1 फैराडे 96,500 कूलम होता है। तो यहां पर चार्ज यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई को एम्पियर से रिप्रेजेंट किया, टाइम को टी से, इसलिए डायमेंशनली हम लोग एम्पियर टाइम लिखेंगे। तो पहला हम लोगों ने इसका यूज देखा। अब नेक्स्ट आ जाए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। एक अनचार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के साथ हम लोग कांटेक्ट में लाए, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ा कंडक्शन कहते हैं। तो यहां पर एक चार्ज क्यू है, इसके नियर बाई अनचार्ज बॉडी है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया। अभी हमने आपको बताया चार्ज का शेयरिंग होगा, तो जब चार्ज का शेयरिंग होगा तो दोनों को आप ऐड करेंगे, Q प्लस 0/2। तो Q प्लस 0/2, इसका मतलब इस पर Q/2, इस पर Q/2। अभी हमने आपको कहा इसी चीज को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहां इस पर चार्ज Q, इस पर 0, इन दोनों का शेयरिंग हो गया। तो शेयरिंग से क्या मिला? Q/2 ऑन ईच। यदि ये A स्फीयर है, ये B है, तो A पर क्या चार्ज आ गया? Q/2 आ गया। और ये B है, इस पर चार्ज क्या आ गया? Q/2 आ गया। तो चार्ज का शेयरिंग हो गया। नेक्स्ट, अब ऐसा आपसे दे दिया जाए कि एक A चार्ज, इस पर चार्ज Q, B चार्ज Q और C अनचार्ज्ड है। तो सबसे पहले A और C को कांटेक्ट में लाया, यहां भी चार्ज का शेयरिंग होगा। इस पर A पर चार्ज Q देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, C पर चार्ज 0 है, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, चार्ज का शेयरिंग होगा। तो यहां पर Q प्लस 0/2 मीन्स Q/2, तो A को चार्ज Q/2 मिल जाएगा और C को भी चार्ज Q/2। अब ये चार्ज C फिर B के कांटेक्ट में आएगा, तो चार्ज C को कितना मिला, या C बॉडी को कितना चार्ज मिला? Q/2। अब ये Q/2 लेकर के आ रहा B के पास, तो स्टेप 2 आ जाए। तो यहां पर Q, इस पर चार्ज Q/2, यहां भी दोनों को कांटेक्ट में लाया तो चार्ज का शेयरिंग होगा। तो शेयरिंग Q प्लस Q/2/2, इसका मतलब 3Q/4 ऑन H। यदि नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखें, यहां पर हमने क्या कहा, यहां तो समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को जोड़ दिया, Q प्लस 0/2 Q/2 दोनों पर आ गए। अब इन दोनों में आ जाए तो यहां पर ये Q है, इस पर Q/2 है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएंगे, तो ये 3Q/4। इसका मतलब B पर भी चार्ज 3Q/4 और C पर भी चार्ज 3Q/4। इसका मतलब यदि फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे तो A ने कितना चार्ज एक्वायर किया? A के ऊपर Q/2 आ गया, B के ऊपर कितना आ गया? 3Q/4। अब C के ऊपर आ जाए, कितना चार्ज आ गया? 3Q/4। तो कंडक्शन प्रोसेस से हम लोगों ने देखा सब पर कितने चार्जेस डेवलप कर गए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आ जाए हम लोग, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन मास चार्ज के साथ नहीं। इसका मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कोई भी ऐसे पार्टिकल नहीं होंगे जिसका चार्ज हो और मास 0। जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे, यदि उसका चार्ज है, मास है या चार्ज लेस है, तो मास जरूर होगा। विदाउट मास चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है।
एज फॉर एग्जाम्पल फोटोन, न्यूट्रिनो. फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्जलेस. नो चार्ज. न्यूट्रिनो नो चार्ज लेकिन मास होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व. कंजर्व का मतलब ही होता है डज नॉट चेंज विथ टाइम. इसका मतलब आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम. और इसी को हम लोग लिखते हैं दैट इज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. और जब भी हम चार्ज का फॉर्मेशन या चार्ज डेवलप होता है तो इक्वली होगा पॉजिटिव और नेगेटिव. इसलिए लिखा इट फॉलोज दैट साइमल्टेनियसली इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन अपीयर एंड डिसअपीयर. एक साथ ये इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे या डिसअपीयर हो जाएंगे. चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल लिया जो एनसीईआरटी में हमारे एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है. कहता है कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम में ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ है. ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ के लिए हम लोग चार्ज कंजर्व होता है इसको कैसे समझे. तो इनिशियली ये ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ है. तो इनिशियली क्या भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों अनचार्ज्ड है. इसलिए यहां पर दोनों अनचार्ज्ड इनिशियली है. इसलिए दोनों पर यदि सिल्क क्लॉथ की बात कर रहे हैं और ग्लास रॉड की बात कर रहे हैं, दोनों का चार्ज ये 0 और ये 0. इसका मतलब नेट चार्ज दोनों का सम करेंगे तो 0. अब हमने रब किया, यहां पर रबिंग करते हुए दिखाया. रब करने से हमने देखा कि भाई ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया. इसका मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. यहां पर देखिए हमने लिखा, वैसे भी फिगर में है कि यहां पर 5 पॉजिटिव चार्जेस और 5 नेगेटिव चार्जेस. इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन अपीयर और डिसअपीयर. इसका मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो नेट चार्ज बिकम 0. तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि यहां पर चार्ज कंजर्व हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाए. जैसे कि हमने रिएक्शन लिया, अब इस रिएक्शन में लिखा है बेरिलियम हीलियम कार्बन बने और यहां पर न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ. तो यहां पर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने से आप देखिए क्या मिल रहा है. इनिशियली क्या है, इन दोनों को ऐड करो भाई. तो इनिशियली 6 इलेक्ट्रॉन. आफ्टर रिएक्शन क्या बना, ये 6 हो गए और यहां पर 0. इसका मतलब फाइनली 6. तो यहां पर भी चार्ज कंजर्व हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब जैसे यूरेनियम से थोरियम और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, यहां भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना इनिशियली चार्ज है. तो इनिशियली चार्ज 92. इन दोनों को ऐड करो तो भी 92. तो इनिशियली जितना उतना ही फाइनली है. यहां भी चार्ज कंजर्व. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है जैसे पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन होता है कि जब फोटोन या गामा रे फोटोन हेवी न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करते हैं तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है. तो एक साथ दो पार्टिकल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम लोग प्रोसेस को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं. तो यहां पर जैसे फोटोन है, ये हेवी न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करेगा, तो ये स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद आपके पास दो पार्टिकल बन गए, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन. इसका मतलब इनिशियली जो गामा रे है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो यहां पे हमने जो रिएक्शन लिखा वो रिएक्शन इस फॉर्म में है. ये फोटोन तो ऑब्वियसली गामा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन तो ई माइनस, पॉजिट्रॉन ई प्लस. अब यहां पर गामा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो 0 और इन दोनों का सम करेंगे तो भी 0. इसका मतलब यहां भी चार्ज कंजर्व हो गया. तो पेयर प्रोडक्शन में चार्ज का
कंजर्वेशन हमने देखा। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट एग्जांपल एनिहिलेशन। जब दो चार्ज पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन कंबाइन करते हैं और रिलीज करते हैं अपने रेस्ट एनर्जीज को, तो इसी को हम लोग एनिहिलेशन कहते हैं। और एनिहिलेशन यहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का हो रहा है। तो फाइनली ये देखिए गामा और गामा, इसका मतलब यहां पर ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इससे फोटोन रिलीज हुए, इससे फोटोन रिलीज हुए। अब यहां भी हम लोग बिफोर एनिहिलेशन देखें तो बिफोर एनिहिलेशन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का सम करेंगे, तो यहां पर -e प्लस ई, इन दोनों का सम करेंगे तो 0 आ गया। गामा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसके चार्ज 0, ये भी गामा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज 0, इन दोनों का सम करेंगे तो नेट चार्ज 0। तो इनिशियल जितना चार्ज है उतना ही फाइनल चार्ज मिला। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहां भी चार्ज कंजर्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, चार्ज को हम लोग जब ऐड करते हैं तो वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से, इसलिए कहते हैं चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस में बी एडेड अलजेब्रिकली, और इसी प्रिंसिपल को एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो सिंपली मान लो कि एक कोई भी सिस्टम में, सिंपली ये सिस्टम है, इसमें एक प्लस Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, माइनस Q4 चार्ज है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई नेट चार्ज क्या है, तो सिंपली आप Q1 और Q3 जो कि पॉजिटिव चार्ज है ऐड कर देंगे, और यहां पर Q2 और Q4 नेगेटिव चार्ज है तो इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने चार्ज का एडिशन अलजेब्रिकली किया। इसी को हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटा का मतलब पैकेट होता है। तो यहां पर सबसे पहले चार्ज को मिलिकन्स ने, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू मिलिकन्स ने फाइंड किया था, इसलिए हमने कहा कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस जितने भी एक्सपेरिमेंट है इसके अकॉर्डिंग कहता है कि जो चार्ज मिनिमम एग्जिस्ट होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उससे कम नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर कहता है कि यदि 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एलिमेंट्री यूनिट ले लें तो यही क्वांटा ऑफ चार्ज है, इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम दो सब्सटेंस, सपोज A सब्सटेंस है और B सब्सटेंस है, A से B में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। इसी को हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, इसी के मल्टीपल में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा। इसलिए हम लोग जब भी कहेंगे तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होगा द चार्जेस ऑन एनी बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल NE, और यहां पर प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस नेगेटिव चार्ज के लिए, और ये जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर जब भी n की बात करेंगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, 3/2 नहीं हो सकता, 4/5 नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग यहां पर चार्ज को क्वांटाइजेशन के फॉर्म में पढ़ा। तो Q इज इक्वल टू, जब हम लोग लिखते हैं NE तो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, और जब n का वैल्यू फाइंड करेंगे, E तो हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अब n के वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो n के वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहां पर ये हमने लिखा है कि कोई भी सब्सटेंस का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और सब्सटेंस के लिए n का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने कहा एक कप ऑफ वाटर,
इसके लिए हमको फाइंड करना है। तो कप ऑफ वाटर का सबसे पहला तो ये चीज जाना कि स्टैंडर्ड इसका मास 250 ग्राम होता है। इसका मतलब ये मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर केमिकल फॉर्मूला H2O, तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 16, 18 हो जाएगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकाल लेंगे। इसका एटॉमिसिटी 2 हो गया और ऑक्सीजन के 8 हो गए, तो फाइनली 10 हो जाएंगे। अब फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10 हो गए। मास कितना है, ये सब्सटेंस का 250, मॉलिक्यूलर मास 18 हो गए, और एवोगाड्रोस नंबर Na इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, फिर उसके एप्लीकेशन को देखा। अब आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन आपसे अराइज हुआ कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर रहे हैं हर 1 सेकेंड पे, तो कितना टाइम लगेगा जिससे कि टोटल 1 कूलम का चार्ज उस बॉडी पर डेवलप कर जाए। तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम कितना दे रखा है, एवरी सेकेंड मींस 1 सेकेंड, तो टाइम रिक्वायर्ड 1 सेकेंड। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से 1/10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। हमें कितना चाहिए, 1 कूलम, तो 1 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डाल देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये यदि समझ में नहीं आया तो आप देखिए फिर से, यहां पर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हर 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और कहता है कि कितना टाइम लगेगा जिससे कि उस पर चार्ज 1 कूलम डेवलप कर जाए। इसका मतलब टाइम रिक्वायर्ड है फॉर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 सेकेंड। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम कितना लगेगा, तो यहां पर ये 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन के लिए है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/10 टू द पावर 9, और नीचे इलेक्ट्रॉन। अब कितना चाहिए, 1 कूलम, तो 1 कूलम के लिए टाइम कितना लगेगा, 1 कूलम से मल्टीप्लाई, और 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन, ये यूनिट सेकेंड में 1 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डाल देंगे 10 टू द पावर -19 कूलम, ये सेकेंड है, कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा 6.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कप ऑफ वाटर के लिए 250 ग्राम आप स्टैंडर्ड मास लेंगे, तो n का वैल्यू और फिर q का वैल्यू कैसे निकाला, अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। एक कप ऑफ वाटर, तो स्टैंडर्ड इस सब्सटेंस का मास कितना हो गया, अभी हमने आपको बताया 250 ग्राम, और वाटर लिखा तो इसका ये फॉर्मूला लिखा, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें 2, और यहां पर ऑक्सीजन के लिए 16, तो 18 हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये निकाल लें, तो हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया, ऑक्सीजन के लिए 8 हो गए, तो ये 10 हो गया। अब यहां पर n का वैल्यू फाइंड करना, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर। n का वैल्यू यहां पर कितना है, 10, मॉलिक्यूलर मास
18. Mass of the substance 250. Avogadro's number 6.02 into 10 power 23. इससे n का वैल्यू निकाल दिया, यही n निकाला है। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। तो जो n का वैल्यू है वो यहां हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इतना कूलम आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम चार्ज डेवलप कर गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज करेंगे और इसके पीडीएफ को भी आप स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।